हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, ट्रैवलर्स जो है वो क्यों एक कंट्री से या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते रहते, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव ऑन करते रहते थे, क्या रीजन था, और इन्होंने अब वहां पर रह करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसको अपनी ट्रैवलॉग्स के अंदर लिखा। अब ये जो ट्रैवलॉग्स होती हैं वो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को जानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन कैसे, है ना। तो यही सब चीजें जानने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कौन कौन से ट्रैवलर इंडिया के अंदर आए, उन्होंने कौन कौन सी अपनी ट्रैवलॉग्स लिखी, कौन कौन सी बुक्स लिखी, और बुक्स के अंदर इंडिया को कैसे उन्होंने डिफाइन किया, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हम आज के इस सेशन के अंदर। ठीक है, सो क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्या, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। सबसे पहले हम करते हैं अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर। अकाउंट्स किसको बोलते हैं बच्चा, बुक को बोलते हैं। ठीक है, ट्रैवलॉग्स को कहा जाता है। तो जो ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई बुक होती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रैवलॉग कहा जाता है। तो व्हेनेवर पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, जब भी कोई जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, जब भी कोई लोग होते हैं तो वो जब एक कंट्री से, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, सो दे अक्रॉस द डिफरेंट वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट। तो वो क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से, कस्टम्स की वजह से, लैंग्वेजेस की वजह से, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस की वजह से लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते रहते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, किसी को जो है क्लाइमेट, उनके यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वेदर सूट नहीं कर रहा है उनको, तो कुछ टाइम के लिए, जैसे आप लोग भी जाते हो हिल स्टेशन वगैरह पर जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती है, तो सेम इसी तरीके से, या हो सकता है वहाँ पर उनके कुछ नेचुरल कैविटीज़ आ गई हो तो वो फिर अलग अलग पार्ट्स में जा करके थोड़ा टाइम वहाँ पर स्टे करते हैं, है ना, या फिर वहीं पर सेटल्ड हो जाते हैं। ठीक है, किसी को शौक होता है कि अदर कंट्री में जाकर वहाँ के लोगों के बारे में जानना, वहाँ के कल्चर के बारे में जानना, है ना, और वहाँ की बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में जानना। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई काम की तलाश में आता है, तो इसीलिए जो ट्रैवलर्स होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते रहते थे। आपने भी कभी देखा होगा, जब कभी हम टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो आपने कुछ वहाँ पर अंग्रेजों को देखा होगा, है ना, जो फोटो क्लिक करते रहते हैं, उनके साथ में गाइड होते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि इसकी हिस्ट्री ये है वो है। क्यों ये सब बताते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करके वो अपनी बुक्स में लिख सके, और पर्टिकुलर जहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया है ना, उस चीज़ को जैसे उन्होंने जाना है तो बाकी के उनकी कंट्री के अदर लोग भी उनको जान सके, है ना। और फिर वो भी क्या करते हैं, फिर वो भी इंडिया आते हैं, और फिर इंडिया के जो जो उन्होंने चीज़ें, जानकारी उनको मिली है, तो वो भी इस तरीके से जानने के लिए वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते रहते हैं। तो यही रीज़न होता है कि कोई भी ट्रैवलर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन क्यों करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये जो है वो बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि खाली मैन ही ट्रैवल नहीं करते हैं, मैन और वुमेन दोनों ही करती हैं, ना, और दोनों ने अपनी ट्रैवलॉग्स लिखी। लेकिन अनलकीली जो है हमें किसी वुमेन की ट्रैवलॉग जो है वो नहीं मिली, जो उसके द्वारा लिखी गई बुक थी वो नहीं मिली, खाली मैन की ही मिली है। तो जो भी उस टाइम में ट्रैवलर्स आए, जिस भी रूलर के रीजन में टाइम पीरियड पर जब भी आए, तो उन्होंने पर्टिकुलर उस राजा के बारे में, उसके रीजन, उसके शासन काल के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में सब कुछ जो है वो डिफाइन किया। तो अलग अलग ट्रैवलर्स ने अपनी ट्रैवलॉग में अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे कुछ ने किया है कि वहाँ के जो रूलर्स के कोर्ट वगैरह होते थे, तो कोर्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी, है ना, और इसके अलावा क्या करेंगे, वहाँ के रिलीजियस जो इश्यूज होते थे, ठीक है, आर्किटेक्चर फीचर्स एंड द मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से बनाए हुए थे जहाँ पर उन्होंने विजिट किया, उसकी क्या स्पेशलिटी थी, है ना, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। दो द वुमेन ट्रैवलर बट देयर आर द नो अकाउंट लेफ्ट बाय द वुमेन। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे उस ट्रैवलर की जो सबसे पहले इंडिया में आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे हम अल बरूनी के बारे में। ठीक है, अल बरूनी कौन थे, अल बरूनी जो है, इनका जो जन्म था वो 973 के अंदर कहाँ पर होता है, ख्वारिज़म में होता है। ठीक है, ख्वारिज़म में होता है, और ये ख्वारिज़म जो है प्रेजेंट डे में पाकिस्तान उसमें है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, विच वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग। तो ये जो उज्बेकिस्तान, ठीक है, मतलब जो ख्वारिज़म है, ये एक लर्निंग सेंटर था। दूर दूर से स्टूडेंट जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। बचपन से ही अल बरूनी को वो एजुकेशन वाला इन्वायरमेंट मिला, तो इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस स्पीक करनी आती थी, है ना, जैसे कौन कौन सी, सीरियाइक, अरेबिक और पर्शियन, हर्ब्यू और द संस्कृत, वो तो इंडिया में आने के बाद ही इनको सीखने को मिलेगी। इतनी सारी लैंग्वेजेस के वो जो है वो ज्ञाता थे, ठीक है, स्कॉलर थे। सो ही डिड नॉट नो, हालांकि उनको ग्रीक नहीं आती थी, लेकिन प्लेटो की लिखी हुई जो बुक थी वो ग्रीक में थी। ठीक है, जब इसको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया तब इन्होंने इस बुक को पढ़ा और काफ़ी सारी नॉलेज
गेन करी। अब यहाँ जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है कि इनका ख्वारिज़म से पंजाब कैसे आना हुआ। तो ख्वारिज़म से पंजाब की इनकी जर्नी, ठीक है, वो कैसी रही, तो यहाँ ये कैसे आते हैं वो सब चीज़ें जानेंगे। तो एक बार क्या होता है, 1017 CE के अंदर गजनी के सुल्तान थे सुल्तान महमूद, उन्होंने ख्वारिज़म पर अटैक किया। अटैक करके वहाँ से बहुत सारी लूटपाट मचाई और बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे स्कॉलर थे, पोएट थे, स्कॉलर्स थे, पेंटर थे, है ना, तो उनको अपने साथ बंदी बनाकर ले आता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, पंजाब सिंध में आकर के और वो रूल करने लगता है। तो इस तरीके से ख्वारिज़म से पंजाब जो है वो कौन आता है, अल-बरूनी आता है और वहाँ पर सेटल हो जाता है कुछ टाइम के लिए, है ना। तो जैसे उन्होंने वहाँ की चीज़ों को विजिट करके देखा तो उसको धीरे धीरे इंडिया के अंदर ना इंटरेस्ट आने लगा, चीज़ों को और ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी उनके मन में हो गई। किसके अंदर, अल-बरूनी के अंदर। अब वो क्या करता है, वो थोड़ा सा और आगे आता है, पंजाब सिंध से निकल करके अल-बरूनी स्पेंट मैनी ईयर्स विद द ब्राह्मणास। तो जब वो इस मतलब अंदर की साइड आता है तो उसको लगा कि इंडिया के अंदर ना उस टाइम में संस्कृत सबसे ज़्यादा बोली पढ़ी लिखी जाती थी। अब संस्कृत तो उनको आती नहीं थी, तो बहुत स्टार्टिंग में उनको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। अब संस्कृत में ही सारी बुक्स वगैरह लिखी हुई थी जिनको पढ़ करके वो नॉलेज गेन कर सकता था, है ना। तो उस बुक को पढ़ने के लिए उसने क्या किया, ब्राह्मणों को अपना फ्रेंड बनाया। ठीक है, और ब्राह्मणों के साथ काफ़ी सारा जो है वो टाइम स्पेंड किया, संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी सीखी। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग द, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उसने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो संस्कृत से अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट की। ठीक है, और इसमें से मेन थी क्या, पतंजलि वर्क्स ऑन द ग्रामर। तो जो महर्षि पतंजलि थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर बनाई थी, है ना, उसको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और इस तरीके से जो है वो चीज़ों को जान पाए। फॉर हिज द ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड। अब उन्होंने, ब्राह्मणों ने तो उनकी हेल्प करी, अब फिर उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने कहा कि देखो भाई, हमने तुम्हारी हेल्प की है, हमने तुम्हें संस्कृत पढ़नी लिखनी बोलनी सिखाई है, तो अब तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है कि फ्रेंड होने के नाते कि जो भी एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्या, ल्यूसिड। ठीक है, तो उनकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसको आप ट्रांसलेट करके हमें दे दीजिए संस्कृत भाषा के अंदर। ठीक है, उन्होंने कहा इतनी सी बात है, लो मैं कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स ब्राह्मणों के लिए वो जो ल्यूसिड जो किस में लिखी हुई थी, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी, फिर उसको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद उसको ब्राह्मणों को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, अल-बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अब अल-बरूनी ने इंडिया के अंदर जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया, तो उसने अपनी ट्रैवलॉग यानी कि उसने अपनी बुक जिसका नाम था क्या, किताब उल हिंद, इसमें पूरे के पूरे इंडियन कल्चर को उसने डिफाइन किया है। ठीक है, इंडिया को डिफाइन किया है कैसे, तो अल-बरूनी रोड द किताब उल हिंद। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अल-बरूनी की बुक का नाम क्या था, किताब उल हिंद। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, अरेबिक लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ठीक है, तो जैसे संस्कृत वर्जन होता है, तो अगर मैं वेद पुराणों की बात करूं, वेदों की बात करूं, तो बहुत ही टिपिकल संस्कृत लिखी हुई है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे उसका वर्जन जो है वो इजी हो गया है। तो अब स्कूल के बच्चे भी देखते हो ना कि 6-7 के बच्चे जो है वो संस्कृत बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो उसका इजी वर्जन कर दिया गया, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं। ऐसे ही इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश होती है, वो बहुत ही हाई लेवल की होती है, और जो हमारी इंग्लिश होती है, इंडियन इंग्लिश होती है, वो थोड़ी सी ईजी होती है। सेम इसी तरीके से उसने अरेबिक लैंग्वेज में जो भी कुछ जो है इंडिया में एक्सपीरियंस किया, उसको बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके लिखा। सो अल-बरूनी की एक खास बात थी, वो जो भी चैप्टर लिखता था ना बच्चे, वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता था। जैसे इंडिया में किसी के बारे में अगर कुछ ही बताना है कि इंडिया में मैंने एक ऐसे भगवान को देखा जिसमें बहुत सारे जिनके हाथ थे, है ना, क्या थे वो, तो इस तरीके से क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट किया करते थे। ठीक है, सो अल-बरूनी डिवाइडेड, तो अल-बरूनी ने अपनी बुक जो है वो 80 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड की। इन 80 चैप्टर्स में, जैसे आपके हिस्ट्री के अंदर 15 चैप्टर है ना, 12 आ रहे हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में, है ना, तो इसी तरीके से अल-बरूनी ने अपनी किताबुल हिंद के अंदर 80 चैप्टर्स जो है वो डिवाइड किए। ठीक है, उन 80 चैप्टर्स में क्या क्या लिखा, किस किस के बारे में लिखा, तो रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर, आइकोनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी, इस तरीके से इनको सबको 80 चैप्टर्स के अंदर उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पर अल-बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, अल-बरूनी और इंडिया का ट्रेडिशन जो है वो किस तरीके से अल-बरूनी ने अपनी बुक किताबुल हिंद के अंदर उसको डिफाइन किया। अल-बरूनी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग द, तो अल-बरूनी ने कहा
मतलब अपनी बुक में लिखा कि मुझे ना इंडिया में वैसे तो मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? वैसे तो 3 प्रॉब्लम थी उसकी, जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी संस्कृत। ठीक है, उसको संस्कृत पढ़नी लिखनी बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी। उसको लगता था जितनी ईजी अरेबिक लैंग्वेज है उतनी ही टफ जो है, उतनी ही डिफिकल्ट संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है, सो उसने अरेबिक लैंग्वेज से इसको कंपेयर किया, राइट। तो ये तो फर्स्ट होगी। सेकंड क्या है? सेकंड, डिफरेंस रिलीजन इन द बिलीफ एंड द प्रैक्टिस। लोग जो है वो अलग अलग गॉड और गॉडेस को वर्शिप करते हैं। तो पर्टिकुलर एक गॉड तो है नहीं, जैसे मुस्लिम्स में क्या होता है, जैसे इस्लाम रिलीजन में क्या होता है कि एक अल्लाह को ही वर्शिप करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हिंदू लोग जो हैं वो डिफरेंट गॉड या गॉडेस को वर्शिप करते हैं। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडिया के लोग पर्टिकुलर किस गॉड या गॉडेस को वर्शिप करते हैं। थर्ड उनकी प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड प्रॉब्लम थी कि कुछ लोगों को जो है वो गाँव से बाहर रखा जाता था, है ना। हालांकि ये जो डिवाइडेशन है वो अलग अलग कंट्री में भी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में मिलकर नहीं रह सकते थे, है ना। ऐसा क्यों किया गया? क्यों उनको गाँव से बाहर रखा गया? क्यों उनको अपने जो भी सोसाइटी होती थी उसको उससे बिल्कुल बाहर रखा गया? तो ये 3 जो मेन प्रॉब्लम थी उसकी ये थी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसमें क्या कि एज पर अल बरूनी अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द वर्ना द हाईएस्ट कास्ट ऑफ द। तो अल बरूनी ने कहा कि मैं इतनी सारी कंट्रीज में घूम कर आया हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ पर ना सोसाइटी में डिवाइडेशन तो हो रखी थी, सोसाइटी को जो है वो डिवाइड तो कर रखा था, ऐसे ही इंडिया में कर रखा था। जैसे अगर मैं फ्रांस की बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या होते थे, फ्रांस में क्या होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होती थी। मतलब क्लर्जी, नोबेलिटी और वर्किंग क्लास जो पीपल होते थे, है ना, वो उसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री में सोसाइटी को डिवाइड तो किया गया था, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं था जैसे इंडिया के अंदर है। तो इंडिया के अंदर भी 4 जो है वो सोसाइटी को 4 उसमें वर्ण में डिवाइड किया हुआ था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन्होंने क्या किया, अल बरूनी ने एक ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, एक मनुष्य के शरीर से उसको कंपेयर किया गया। उनका कहना था कि जो ब्राह्मण है, ठीक है, आप ये लगा लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, तो ये जो लिखाई पढ़ाई का काम, जो यानी कि दिमाग वाला जो काम है वो सारा कौन करता है? ब्राह्मण करते हैं। ये जो भुजाओं वाला काम है, मसल्स पावर जो है वो किसको कंपेयर किया उसके साथ में? क्षत्रिय को। इसके अलावा जो आपका थाई वाला पोर्शन है, स्टमक वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको किससे कंपेयर किया? वैश्या से। और फीट को कंपेयर किया किससे? शूद्रा से। तो यहाँ पर देखिए द नेक्स्ट क्लास वर क्षत्रिय। तो ब्राह्मण को क्या बताया गया है? द हाईएस्ट कास्ट वॉज द ब्राह्मणास। नेक्स्ट क्लास दैट इज द नेक्स्ट क्लास वर द क्षत्रिय हु वर क्रिएटेड फ्रॉम द शोल्डर्स एंड द हैंड ऑफ द ब्राह्मणास। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ब्राह्मणों के शोल्डर के, मतलब एक तरीके से जो भुजाओं का जो ताकत का काम होता है उसको क्षत्रिय से कंपेयर किया गया है। उसके अलावा जो वैश्यों का काम होता है, एग्रीकल्चर करना, पेस्टलिज्म करना, ट्रेड करना, यानी कि पापी पेट के सवाल के लिए वो क्या करते हैं, वो अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन वाला पार्ट है वो किसका है? वैश्यों का। और जो सर्विसिंग वाला पार्ट है, फीट वाला पार्ट है, वो किसको बताया गया है? शूद्र को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू अल बरूनी दीज क्लास दो द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे लिव टुगेदर। हालांकि ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जैसे मान लीजिए राजा का पैलेस है, राजा के पैलेस में ब्राह्मण भी होगा, उसके कोर्ट में उसको एडवाइज़र की तरह काम करेगा, ठीक है, उसमें वो खुद भी राजा है, क्षत्रिय फैमिली से, है ना, उसके नौबस भी कुछ होंगे, वो क्षत्रिय फैमिली से होंगे, इसके अलावा नौकर चाकर होंगे, तो एक ही छत के नीचे वो काम करते हैं। ये अल बरूनी को बहुत अच्छा लगा कि इतने मतलब कि डिवाइडेशन होते हुए वो लोग जो है आपस में मिलजुल कर एक ही राज्य में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अल बरूनी डिस्क्रिप्शन ऑन द कास्ट सिस्टम। अब अल बरूनी ने कास्ट सिस्टम के ऊपर क्या बताया? ठीक है, सो कास्ट सिस्टम वाज नॉट यूनिक। उसने कहा कि मुझे कोई बहुत इसको देख करके या इस तरह से बातें जान करके कि इंडिया की सोसाइटी को इन 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं हुई। ठीक है, सो उसने बताया कि इस तरीके से एंशिएंट पर्शिया के अंदर भी 4 कैटेगरीज बनी हुई थी। अब जैसे यहाँ पर ब्राह्मण थे, तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन थी? फर्स्ट कैटेगरी में नाइट्स और प्रिंस को रखा गया था, है ना। नाइट्स कौन होते हैं? बहुत ही स्किल्ड पर्सन होते हैं, हॉर्स राइडर होते हैं, ठीक है, जो राजा के एक कहने पर मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। तो वो उनको रखा गया फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, और प्रिंस को रखा गया है, राजाओं को रखा गया, रूलर को। मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट और द लॉयर्स इनको सेकंड कैटेगरी में, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड द अदर साइंटिस्ट थर्ड कैटेगरी में, पीजेंट और द आर्टिशन ये फोर्थ कैटेगरी में। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रास। ठीक है, ये बकवास ट्रिक याद कर लेना, बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट करता है ही पॉइंटेड दैट द इस्लाम। उसने पॉइंट आउट किया क्या कि इस्लाम
रिलीजन में ऑल द मैन वर कंसिडर्ड इक्वल, सभी लोग एक बराबर होते हैं, ठीक है, सभी लोग एक बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके वेल्थ के आधार पर उनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर उनको बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास अल-बरूनी व्यूज ऑन द पोल्यूशन। तो अल-बरूनी ने कहा कि उनका पोल्यूशन को लेकर, यानी कि जो पॉल्यूटेड पीपल हैं, पॉल्यूटेड पीपल किसको बोला गया, जिनको बिल्कुल सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। तो क्यों उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता था, तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास उनको एक पॉल्यूटेड पीपल बोला गया है, यानी कि वो सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है, दूषित उनको बोला गया है। सो अल-बरूनी एक्सेप्ट, बाकी सारी चीज़ें अल-बरूनी ने इंडिया की एक्सेप्ट कर ली, लेकिन वो एक बात से डिसएग्री करता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को आपने बाहर किया हुआ है, कुछ सेक्शन को, है ना। सो notion of the pollution, here the pollution refers to the practice the untouchability or the discrimination against। तो यहाँ पर जिन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, चांडाल्स वगैरह हो गए हैं ना, जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल बाय द अपर क्लास पीपल, जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनका शोषण किया जाता था, मतलब उनको जो है उनसे बहुत, उन पर बहुत एक तरीके से अत्याचार किया जाता था बाय द हाई क्लास पीपल, है ना। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तो वो इस बात से डिसएग्री करता है। नेक्स्ट करते हैं क्या, इब्न बतूता। अब हम सेकेंड ट्रैवलर पे आ गए हैं इब्न बतूता पर। इब्न बतूता भी अल-बरूनी की तरह बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्कॉलर माना जाता है, ठीक है, हालांकि इनकी जो थिंकिंग है वो अल-बरूनी से डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, और इनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल सही भी है कि इसका जो इब्न बतूता है ये कहाँ पर बोर्न हुए थे बच्चा, तांजियर में। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तांजियर क्या है, मोरक्को की एक सिटी है। इट इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड द एजुकेटेड फैमिली, ये भी बहुत ही रिस्पेक्टेबल और एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली में इनका जन्म होता है, ठीक है। इनके जो फादर थे वो शरिया के क्या थे, स्कॉलर थे, मतलब शरिया के बारे में लोगों को बताया करते थे, तो बहुत ही मतलब अच्छी पोस्ट पर थे इनके फादर जो है। तो बचपन से ही इनको सारे रूल रेगुलेशंस पते थे, किसके, इस्लाम धर्म के, है ना। सो इब्न बतूता बुक ट्रैवलर। तो इब्न बतूता ने जब इंडिया आया, ठीक है, इब्न बतूता जब इंडिया आया तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के बारे में अपनी बुक रहला के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा इंडिया के बारे में लिखा है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव इन्होंने फीडबैक दिए हैं इंडिया के लिए, ठीक है। वॉज रिटन, तो ये जो रहला भी थी ये भी अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जैसे अल-बरूनी ने अपनी बुक किताबुल हिंद उसको भी अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ था। इब्न बतूता जो है वो हमेशा इसका ये मानना था कि हम जो है, हालांकि ये जो है बहुत सारी कंट्री में घूम कर आ चुका था, तो वो कहता है कि अगर मैं घूमता हूं ना, तो इसका मुझे एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली एग्जामाइन कर रहा हूं, है ना, वहां जाकर खुद उन चीज़ों को देख रहा हूं। तो एक तो हम बुक से पढ़ते, चाहता तो ये भी इंडिया के बारे में बुक से पढ़ सकता था, ठीक है, अदर जो कंट्री में घूमा तो उनके बारे में बुक से पढ़ सकता था, लेकिन इसका कहना है कि हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है प्रैक्टिकली चीज़ों को जब हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ही ट्रेवल द डिफरेंट कंट्री, इराक, पर्शिया, यामेन, ओमान एंड द फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ द कोस्ट एशिया। तो क्या बताया है, So, Ibn Battuta considered the experience gained through the travelers to be a more important source of knowledge than books। तो ये कहता है कि जो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं ना, खुद अपने हाथों से खुद अपनी चीज़ों को लाइव अपने सामने देखते हैं, तो उससे हमें नॉलेज ज़्यादा मिलती है रादर देन बुक्स के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे आप को मैं ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद इसको नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीज़ें जो है वो थोड़े दिन तो ये चीज़ें याद रहेंगी, उसके बाद फिर भूल जाओगे। लेकिन जब आप इस चैप्टर को खुद से पढ़ोगे तो फिर वो चीज़ें जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है। तो एक बार मैंने समझा दिया, एक बार आप खुद पढ़ कर देखिएगा, तो डेफिनेटली ये चैप्टर क्या, बहुत सारे चैप्टर या बहुत मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और यहाँ पर वो फीड हो जाएगी। इसलिए चैप्टर जो भी पढ़ाया जाता है उसको एक बार समझिए पूरे वन शॉट को, देन उसके बाद आप खुद से उसको रीड आउट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्या, नेक्स्ट करते हैं इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। अब यहाँ पर इब्न बतूता की जर्नी जानते हैं कि वो इंडिया कैसे आया, है ना। सो इब्न बतूता रीच द सिंध। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इब्न बतूता सिंध कहाँ पहुंचा। वो भी सिंध पहुंचा था, कौन, अल-बरूनी, ये भी सिंध पहुंच जाता है, ठीक है, कब, 1333 के अंदर। बाय ट्रैवलिंग द ओवरलैंड, तो ये कैसे पहुंचता है इंडिया में, तो बाय ट्रैवलिंग द ओवरलैंड थ्रू द सेंट्रल एशिया। तो ये लैंड जो है रूट फॉलो करता है और ये सेंट्रल एशिया के थ्रू कहाँ पहुँचता है, ये दिल्ली पहुँचता है। अब ये देखिए यहाँ पर पूरा बताया गया है, ठीक है। सो ट्रैवलिंग थ्रू द सेंट्रल एशिया ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द रेप्यूटेड मोहम्मद। तो देखिए यहाँ से देखिए, ये उच्च है आपका, मुल्तान है, ठीक है, ये अजोदान है और ये अबूहर है, ये सारस्वती है और ये हांसी है और ये दिल्ली है। तो इस तरीके से इसका जो है यहाँ पर आना होता है,
ठीक है, सेंट्रल एशिया से, ये आपका कांधार हो गया, काबुल हो गया, गजनी हो गया। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो ना, कहाँ कहाँ से ये क्या करता है, लैंड रूट फॉलो करते 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 और फिर ये यहाँ आ जाता है। ठीक है, ये रहा आपका, फिर ये यहाँ से यहाँ आता है, फिर ये यहाँ से यहाँ चला जाता है और दिल्ली आ जाता है। ठीक है, सो इसने बहुत नाम सुना हुआ था उस टाइम में जब ये इंडिया आया था 1333 के अंदर। उस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान थे और इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था, एमबीटी के बारे में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, सुल्तान ऑफ दिल्ली फॉर द जेनरियस पैट्रन ऑफ द आर्ट्स। तो इसने सुना हुआ था कि ये जो दिल्ली का सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, ये आर्टिशंस को बहुत अच्छे से पैट्रोनाइज करता है, मतलब उनको आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है, सो इसने भी क्या किया, बहुत मतलब उनसे मिलने की इच्छा हुई कि यार मैं ऐसे राजा से मिलना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी हुई है ना। तो इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इब्न बतूता के बारे में सुना हुआ था कि बहुत ही बड़ा अच्छा स्कॉलर है, शरिया के काफ़ी सारे रूल्स को जानता है, मतलब शरिया के सभी रूल्स को जानता है। ठीक है, और इस तरीके से एक मतलब अलग अलग कंट्री में घूम कर आ चुका है, तो इसको काफ़ी सारा अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो फिर उनके खुफिया जो मैसेंजर्स होते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसने आकर के और न्यूज़ दी कि ऐसे ऐसे हमारी कंट्री के अंदर ना, हमारे राज्य के अंदर एक ट्रैवलर आया है, अपना नाम वो इब्न बतूता बताता है और अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर बताता है ना। तो उसको फिर दरबार में लाया गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका कुछ टेस्ट वगैरह लिया, तो टेस्ट में पास हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इसको काजी की पोस्ट जो है वो अपने दरबार में दे दिया। अब ये काजी क्या होता है, काजी होता है जज ऑफ दिल्ली। ठीक है, काजी का मतलब होता है जज। ठीक है, तो उसने दिल्ली का उसको जज बना दिया गया, क्योंकि जिसको इस्लाम धर्म के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज है, सारे रूल रेगुलेशंस पता है, धर्म वर्म के बारे में सब कुछ पता है, तो उसको एक जज के रूप में जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। तो इनको क्या करते हैं, जज की जो है वो उपाधि दे देते हैं। ठीक है, नाउ इब्न बतूता ट्रैवल टू चाइना। अब इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि तुम्हें चाइना जाना है। ठीक है, बीच में काफ़ी इनके अंदर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जेल भी डाल दिया था, लेकिन फिर गलतफहमी दूर हो गई थी तो वापस हो गए, फिर दोनों में दोस्ती वापस हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इब्न बतूता ट्रैवल टू चाइना। तो इब्न बतूता को ऑर्डर मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के तरफ से कि तुम्हें चाइना जाना है, मंगोल से मिलना है और मेरा मैसेज वहाँ तक कन्वे करना है। ठीक है, अब इसको ये टास्क मिल जाता है, इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, और इसकी दिली इच्छा भी थी कि मैं जो है वो चाइना ट्रैवल करूं, है ना। अभी तक जो है मतलब जब तक ये चाइना जाता है तो तब तक जो है वो मार्को पोलो और ये जो इब्न बतूता है, ये दो ट्रैवलर ऐसे थे जिन्होंने इंडिया और चाइना दोनों को विजिट किया हुआ है ना, तो इसको भी ये चांस मिलता है। तो ये कब जाता है, चाइना 1342 के अंदर। ठीक है, तो सुल्तान travel to China by the Sultan to travel to China to Sultan representatives to the Mongol ruler. इब्न बतूता with the new assignment proceed। तो इब्न बतूता ने कहा कि ठीक है चले जाएंगे, धीरे धीरे अपना घूमते फिरते चले जाएंगे। तो ये काफ़ी जगहों पर पहले घूमता है, फिर उसके बाद ये चाइना जाता है। अब ये कौन कौन सी जगह घूमता है यहाँ पर देखिए। इब्न बतूता विद द न्यू असाइनमेंट प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट। तो पहले ये मालाबार कोस्ट से क्या करता है, प्रोसीड करता है, आगे चलता है। ठीक है, और मालाबार कोस्ट से फिर सेंट्रल ठीक है थ्रू द सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया से होते हुए क्या करता है, फ्रॉम द मालाबार ही वेंट टू द मालदीव्स। तो मालाबार से क्या करता है, ये मालदीव्स पहुंचता है। देन उसके बाद ही टुक अ शिप सुमात्रा। फिर यहाँ मालदीव से क्या करता है, सुमात्रा के लिए एक शिप में बोर्ड होता है, ये शिप पकड़ता है। एंड फ्रॉम द अनदर शिप, और फिर उसके बाद जहाँ तक इसकी डेस्टिनेशन थी वहाँ तक वो शिप जो है वो जाकर स्टे हो जाती है। देन उसके बाद फिर क्या करता है, सुमात्रा से फिर एक और शिप लेता है चाइनीज़ पोर्ट के लिए। और चाइनीज़ पोर्ट का जहाँ पर जो शिप वगैरह रुकती है तो उसका नाम था क्या, जैतून। प्रेजेंटली इसको क्या कहा जाता है, ख्वांजऊ कहा जाता है। तो क्या करता है ये, इस तरीके से वहाँ चाइना पहुँच जाता है। तो हम इसकी जर्नी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये है समुद्र बंगाल जो है ये यहाँ पर है, ये रहा आपका ख्वांजऊ। ठीक है, ये है आपका ख्वांजऊ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, ये बीजिंग है। ठीक है, ये बीजिंग है, चाइना है, और यहाँ इसका ये पोर्ट है। ठीक है, तो क्या करता है ये, इंडिया से ये सेंट्रल एशिया से क्या करता है, सेंट्रल इंडिया से ये क्या करता है, मतलब मालाबार कोस्ट पे पहुँचता है सेंट्रल इंडिया के थ्रू, है ना। फिर सेंट्रल इंडिया से कहाँ पहुँचता है ये, फिर यहाँ पहुँचता है मालाबार कोस्ट के पास में। तो मालाबार कोस्ट से क्या करता है, सुमात्रा के लिए एक क्या करता है, शिप लेता है। देन उसके बाद वो शिप जहाँ तक बोर्ड होती है, जहाँ तक उसका डेस्टिनेशन था वहाँ तक रुक जाती है। देन उसके बाद एक और क्या है, शिप लेते हैं और वहाँ से फिर वो चाइना के पोर्ट पर जाकर रुक जाते हैं, और इस तरीके से वो चाइना पहुँच जाते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप जो है
डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आपको, तो आपने जो है 2 ट्रेन या 2 बसेस या फिर 2 मेट्रो आपने चेंज करी है ना, 2 या 3 मेट्रो चेंज करी। तो जहां तक पहुंचने के लिए हमें 2 या 3 हमने जो है अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को या फिर अपना जो भी हमने बस वगैरह या ट्रेन ली या फिर हमने जो भी फ्लाइट ली तो उसको चेंज किया। सेम इसी तरीके से इब्न बतूता ने भी चाइना पोर्ट तक पहुंचने के लिए 2 से 3 जगह पर अपनी शिप्स को चेंज किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इब्न बतूता एंड इंडियन सिटी। इब्न बतूता ने इंडियन सिटी के बारे में क्या कहा? इब्न बतूता ने कहा कि यार इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ी सिटी जो है वो दिल्ली है। ठीक है, और दिल्ली के साथ में मतलब दिल्ली के आप कह सकते हो दिल्ली के बराबर ही या दिल्ली के इक्वल ही कौन सी है? महाराष्ट्र की दौलताबाद सिटी है। वो दिल्ली जितनी ही बड़ी और दिल्ली जितनी ही डेंस पॉपुलेटेड है। तो दिल्ली और महाराष्ट्र के दौलताबाद को दोनों को एक बहुत बड़ी सिटी बताया, लेकिन सबसे बड़ी उन्होंने दिल्ली को बताया। ठीक है, सो दिल्ली को सबसे बड़ी सिटी बताया है विद द ग्रेट पॉपुलेशन द लार्जेस्ट इन इंडिया। दौलताबाद इन महाराष्ट्र तो मैंने बताया है, दौलताबाद महाराष्ट्र का भी दिल्ली से इसको कंपेयर किया गया कि वो भी एक बहुत ही बड़ी सिटी और डेंस पॉपुलेटेड है। इब्न बतूता अकाउंट वाज कंपेयर्ड विद द, तो इब्न बतूता ने क्या किया? इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था? इब्न बतूता की बुक का नाम था रिहला। ठीक है, क्या नाम था? रिहला। तो रिहला को मार्को पोलो की बुक के साथ में कंपेयर किया गया। ठीक है, अब मैंने कहा था ना किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को जानने के लिए ट्रैवलर्स बहुत ज्यादा काम आती है। तो मार्को पोलो जब इंडिया आया तो इंडिया के बारे में क्या लिखा, फिर जब ये इब्न बतूता इंडिया आता है तो उसने इंडिया के बारे में क्या लिखा। तो दोनों की बुक को जब मैच किया गया, ठीक है, तो उसमें से कॉमन पॉइंट निकाले गए कि यार इसने जो देखा वो उसने लिखा, इसने जो देखा वो लिखा। तो क्या ये दोनों की बातें सही है? फिर दोनों के कॉमन पॉइंट को मैच किया गया। ठीक है, और फिर उसको निकाल करके कि ये जो चीज है वो बिल्कुल सही है कि उस टाइम में जब ये आए थे तो इंडिया में ऐसा हो रहा था। ठीक है, और इसी तरीके से इसको हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो मार्को पोलो कब आता है? मार्को पोलो 13th सेंचुरी के अंदर आता है। ठीक है, और मार्को पोलो कहाँ का वो था? ट्रैवलर था। तो मार्को पोलो जो है इटली वेनिस का ट्रैवलर था। ठीक है, इटली वेनिस का ट्रैवलर था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्या? नेक्स्ट करते हैं इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इब्न बतूता रीच्ड दिल्ली इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, 14th सेंचुरी का मतलब जो अभी हमने बताया था 1333 में, तो सेंचुरी कौन सी हो गई? सेंचुरी ये हो गई 14। ठीक है, सो द सब कॉन्टिनेंट वाज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन चाइना एंड इन द ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, अफ्रीका। तो इतने सारी जगहों पर ये घूमता है। ही विजिटेड द स्केर्शन। इसके अलावा वो बहुत सारे जो पवित्र स्थान होते हैं मुस्लिम्स वगैरह के, ठीक है, इस्लाम धर्म में, तो वहाँ पर भी ये विजिट करता है और फिर इस तरीके से क्या करता है? वो चाइना पहुँचता है। ही विजिटेड स्क्वेयर शाइन्स, स्पेंडेड द टाइम विद द लर्न मैन एंड द रूलर। ही एंजॉयड द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर किसको कहा जाता है? डिफरेंट तरह के डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग इंडिया के अंदर रहते हैं, तो उनको जानने का इनको चांस मिला और इस तरीके से इसको ये बहुत इंजॉय करता है इंडिया में आकर के। ठीक है, सभी चीज़ों को जानने के बाद फिर ये वापस अपनी कंट्री में लौट जाता है। सो ही एंजॉयड द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। पीपल स्पोक अरेबिक। अलग अलग जगहों पर घूमता है तो अलग अलग जगहों पर जाकर के उसने देखा कि लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को स्पीक करते हैं। सबकी लैंग्वेज जो है अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन जो है वो डिफरेंट है। तो इसने अरेबिक, पर्शियन, टर्किश एंड द अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, इन भाषाओं के बारे में भी पहले भी जानता था। तो इसको स्पीक करने वाले लोग भी वहाँ रहा करते थे तो और अच्छे से जानने को इनको चांस मिला। सो दे शेयर द आइडिया, इन्फॉर्मेशन एंड द एनेक्डोट्स। और इस तरीके से जो भी उसको लैंग्वेज आती थी, अब उसी लैंग्वेज को स्पीक करने वाला सामने वाला भी हो तो आइडियाज एक्सचेंज करने में काफ़ी ईजीनेस होगी। ठीक है, काफ़ी ईजी रहेगा। तो इस तरीके से क्या करता है वो अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ, तो दूसरों के आइडिया को अपने साथ में शेयर करता है। इस तरीके से काफ़ी नॉलेज वो इकट्ठी करता है। ठीक है, नेक्स्ट इब्न बतूता व्यूज़ अबाउट द दिल्ली। इब्न बतूता ने कहा कि दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है। ठीक है, इसमें बहुत लार्ज पॉपुलेशन इसमें रहती है। देयर वाज द हाउस। तो दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे घरों में लोग रहा करते हैं ना। वहाँ की जो स्ट्रीट्स है बहुत ही नैरो सी स्ट्रीट है। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा गेट बताया है कौन सा? बुडौन दरवाज़ा। कौन सा बताया है? बुडौन दरवाज़ा। ठीक है, सो बुडौन दरवाज़ा, जैसे आपने दिल्ली गेट का नाम सुना होगा, बहुत पहले का बना हुआ है, ये बहुत पहले का बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर देयर वर ऑल्सो द स्टोर हाउस। तो उसने कहा कि दिल्ली के अंदर ना बहुत अच्छा दिल्ली बना हुआ है। तो वहाँ पर स्टोर हाउस भी बना हुआ है, वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा जो अनाज होता है या जो अलग बहुत सारी चीज़ें जो बल्क में होती है, तो उसको वहाँ पर स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि टाइम आने पर वो उसको यूज़ कर सके। ठीक है, और बहुत सारे गेट्स जो हैं वो
बने हुए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा गेट बताया है बुडाउन दरवाज़ा, ठीक है। तो उसके बारे में इस तरीके से डिफाइन किया है। नेक्स्ट कहता है कि इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दौलताबाद। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को जैसे डिफाइन किया तो ऐसे ही क्या किया, दौलताबाद को भी डिफाइन किया, ठीक है, जो महाराष्ट्र के दौलताबाद में है, जो महाराष्ट्र का दौलताबाद है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता देयर वाज अ मार्केट प्लेस। तो देखो ध्यान से समझना कि इब्न बतूता ने कहा कि वहां पर एक मार्केट प्लेस है, मतलब मार्केट बनी हुई है इस तरीके की, ठीक है, मार्केट बनी हुई है, मार्केट प्लेस फॉर मेल और फीमेल सिंगर्स। तो वहां पर मार्केट प्लेस, ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट में एक प्लेस ऐसा है जहां पर क्या करते हैं, जहां पर मेल और फीमेल सिंगर बैठकर गाना गाया करते हैं। इस मार्केट का नाम क्या है बच्चे, ताराबाबाद। इस मार्केट का नाम क्या है, ताराबाबाद, ठीक है, क्या है, ताराबाबाद, राइट। इस मार्केट के अंदर ताराबाबाद है, विच वॉज नोन एज द ताराबाबाद इन द मिडल। अब इस मार्केट के मिडल में, ठीक है, इस मार्केट के मिडल में एक कुपोला क्या होती है, जगह होती है। ये कुपोला क्या होता है बच्चे, कुपोला होता है जहां पर मेल और फीमेल सिंगर बैठकर गाना गाया करते हैं। बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया है, दूर दूर से लोग इनके गानों को सुनने के लिए आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो विमेन होती है, जो भी सिंगर होती है, फीमेल सिंगर जो होती है, वो झूला झूलते हुए गाना गाती है, तो लोग उससे अट्रैक्ट होकर के वहां पर उनका गाना सुनने के लिए आते हैं। एक तो इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, ऊपर से फीमेल जो है वो उस पर झूला झूलते हुए गाना गाती हुई चलती है, तो इस तरीके से उनकी अर्निंग इसी चीज से होती थी, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता था, इसको कुपोला कहा जाता था। ध्यान से देखिएगा, इन द मिडल मार्केट प्लेस देयर वाज अ लार्ज डोम्ड बिल्डिंग नोन एज कुपोला विच वाज कारपेटेड एंड द डेकोरेटेड, जिसको कारपेट वगैरह से सजाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था, लाइटें शाइटें लगा करके पूरा अच्छी तरीके से, है ना। सो हियर द चीफ म्यूजिशियन, तो इनका एक चीफ म्यूजिशियन होता था जो इनको काम दिया करता था, है ना। तो वो क्या करता था, इनसे वीक में 2 टाइम्स मिलता था, है ना। तो एक कब मिलता था, मॉर्निंग में, और जो है मॉर्निंग में कब, अच्छा ये जो है म्यूजिशियन टुक हिज प्लेस एवरी थर्सडे आफ्टर द डांस। तो ये थर्सडे को, मतलब वीक में एक बार, लेकिन वो 2 बार, ठीक है, 2 बार इन द सेंस 2 टाइम्स में, ठीक है। तो थर्सडे को मिलता था मॉर्निंग में, मतलब जब वो अपनी प्रेयर कर लिया करता था, ठीक है। देन उसके बाद वो अपने सर्वेंट से मिलता था और फिर आगे का प्लान करता था कि आपको जो है इस तरीके से आगे का प्लान ये है और तुम्हें इस तरीके से काम करना है, ठीक है। सो इस तरीके से वो गाइड करता था, और यही इसी तरह की गाइडेंस से ही वो क्या करते थे, मेल और फीमेल सिंगर और जो भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह उनके साथ थे, तो इस तरीके से वो अपना काम किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, इब्न बतूता व्यूज अबाउट द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड। इब्न बतूता ने यहाँ तक के ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कि इंडिया के जो रूलर की जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसे आता है उसके पास में, है ना। तो वो क्या है सोर्स ऑफ इनकम, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द बाजार वर इंपॉर्टेंट। तो इब्न बतूता ने कहा कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है, बाजार एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लेन देन बहुत होता है, चीज़ें खरीदेंगे, चीज़ें जो है वो सेल करेंगे, परचेज करेंगे। तो ये बाजार जो होता है वो इस तरीके से लेन देन की एक्टिविटीज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये बताया है, इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव। तो उसने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर ही होता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो यहाँ देखिए उस टाइम में क्या था, उस टाइम में जो दिल्ली सल्तनत का जो रूल चल रहा था, तो सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही था, है ना। तो उसी से ज़्यादा क्या होती थी, उनकी इनकम होती थी, ज़्यादा रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू के फंड से ही वो डेवलपमेंट किया करते थे, बस उसी से ही जो है ज़्यादातर अपने काम किया करते थे। सो दिस फर्टिलिटी, तो इब्न बतूता ने कहा कि इंडिया की जो सॉइल की फर्टिलिटी वह बहुत अच्छी है ना, उसमें बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आता है। सो द इंडियन मैन्युफैक्चर वर द ग्रेट डिमांड बोथ वेस्ट एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया। तो इब्न बतूता ने कहा कि इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया के अंदर जो भी कुछ बनता है, मान लीजिए अनाज है या फिर अदर कोई चीज़ें हैं, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग जो डिमांड है वो अदर कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ग्रो करते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। सो वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया के चीज़ों की डिमांड को देखते हुए इंडिया का जो एक सिस्टम है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोस्टल सिस्टम। ये पोस्टल सिस्टम के बारे में इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने कहा कि यार मैंने इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज़ देखी है जो 50 दिन का काम जो होता था उसको 5 दिन में कर लिया जाता है। भाई ये कैसा सिस्टम है, तो उसने कहा कि इंडिया में ये पोस्टल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अभी पोस्टल सिस्टम क्या होता है, तो फिर इब्न बतूता ने कहा कि इंडिया के अंदर पोस्टल सिस्टम 2 तरह के होते हैं,
है ना। पोस्टल सिस्टम समझते हो ना, जहाँ से पहले क्या करते थे, मनी ऑर्डर करते थे। तो पहले ये आपका फ़ोन पे वगैरह तो होता नहीं था, है ना, पेटीएम वगैरह तो होता नहीं था, तो क्या करते थे, मनी ऑर्डर किया करते थे। अगर मान लो किसी बहन को राखी पहुंचानी है तो वो भी मनी ऑर्डर कर दिया करते थे, है ना। तो ये जो पोस्टल सिस्टम था, ठीक है, आपने भी देखा होगा, पोस्ट ऑफिस देखे होंगे और रेड कलर के बॉक्सेस देखे होंगे, वहाँ पर चिट्ठी पत्रियाँ डाल देते हैं ना, टेलीग्राम डाल देते हैं और लेटर्स डाल देते हैं, फिर वो दूसरी जगह पर जाते हैं। तो पहले ये सिस्टम हुआ करता है। यही सिस्टम जो है वो इब्न बतूता ने भी देखा था। तो यहाँ उसी पोस्टल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया में 2 तरह के पोस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो और इसने अच्छे से डिफाइन किया कि अगर मान लो कोई भी पर्सन अगर दिल्ली से सिंध जाता है तो उसको कम से कम कितने डेज लगते थे, उसको कम से कम उसको 50 डेज लगा करते थे, ठीक है, उसको कम से कम 50 डेज लगा करते थे। लेकिन अब वो काम जो है सिर्फ और सिर्फ 5 डेज में हो जाता है, 5 दिन में हो जाता है। 50 का 5 कैसे हो गया इसने, इस तरीके से। तो उसने इसको डिफाइन किया। देखो कैसे डिफाइन किया। उसने कहा कि 2 तरह के पोस्टल सिस्टम थे। एक तो था हॉर्स पोस्ट जिसको उल्लू कहा जाता था, दूसरा था फुट पोस्ट जिसको दवा कहा जाता था। अब ये जो हॉर्स पोस्ट होते थे वो, जैसे मान लीजिए कोई भी हॉर्स राइडर यहाँ से चला चिट्ठियाँ वगैरह लेकर के, तो ये क्या करेगा, 4 माइल्स तक चलेगा, ठीक है। कितने माइल्स चलेगा ये, 4 माइल्स चलेगा, ठीक है। 4 माइल्स के बाद उसको यहाँ पर एक और स्टेशन दिखाई देगा, यहाँ पर एक और, यहाँ पर जो है वो हॉर्स राइडर होगा। तो इसने यहाँ से यहाँ तक का काम किया, इसका काम खत्म, इसका काम यहाँ तक था खत्म। फिर ये भी क्या करेगा, 4 माइल्स तक चलेगा। फिर इसको यहाँ पर 4 माइल्स चलने के बाद इसको भी यहाँ पर एक और हॉर्स राइडर मिलता है। तो कहने का मतलब ये 4 माइल्स चलेगा तो वो आगे आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो पर्टिकुलर जो एक पर्सन खुद जाया करता था तो उसका टाइम भी बच गया, है ना, उसकी मेहनत भी बच गई और काम भी जल्दी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बताया। अब यहाँ पर हम फुट पोस्ट की बात करते हैं। फुट पोस्ट जिसको कि दवा कहा जाता था, विच हैड 3 स्टेशन पर माइल। ये तो कहता है कि उसको 4 माइल चलने होते थे, इसमें 1 ही माइल चलना होता था यहाँ से और यहाँ तक। ये 1 माइल है बच्चे, ठीक है। क्या है ये, 1 माइल है। और इस 1 माइल के अंदर 3 स्टेशन बने हुए थे, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। 1 ही माइल के अंदर कितने बने हुए थे, 3 स्टेशन बने हुए थे, ठीक है। सो द फुट पोस्ट वॉज अ क्विकर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैडम पैदल भी चलते थे और ये हॉर्स से ज्यादा क्विकर, इसको कैसे बताया। ध्यान से सुनना। ये कोई पर्सन है, ये अपनी इंफॉर्मेशन लेकर यहां तक गया, इसको यहां पर कोई दूसरा पर्सन मिल जाएगा, इसका तो यहाँ से यहाँ तक ही जाना, क्योंकि पैदल चला करते थे तो इनके लिए स्टेशन जो है वो नज़दीक बना दिए गए हैं। फिर ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो काम इससे जल्दी हो रहा है। वो 4 माइल चलते थे लेकिन उनके पास हॉर्स थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी दूर पर स्टेशन बने हुए हैं, तो फटाफट से वो काम हो जाता था। तो इस तरीके से क्या करते थे, ये जो है हॉर्स पोस्ट जिसको उल्लू कहा जाता था और फुट पोस्ट जिसको दवा कहा जाता था, वो इस तरीके से पोस्टल सिस्टम को डिफाइन किया, ठीक है। सो उसने बताया कि ये जो पैदल वाले यात्री होते थे, ये खास करके एक फ्रूट जिसका नाम था खुरासान। तो इस खुरासान फ्रूट की डिमांड जो थी वो इंडिया के अंदर काफ़ी थी, क्योंकि ये फ्रूट इंडिया में बहुत ही कम पाया जाता था, इसको बाहर से इंपोर्ट करवाया जाता था। तो खास करके जो ट्रैवलर्स वगैरह होते थे ना, जो पैदल यात्री होते थे, ये इस तरीके से इस फ्रूट को लेकर आते थे। तो इसलिए इनके लिए इस तरह से पर माइल 3 स्टेशन बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं तीसरे किसकी, ट्रैवलर की, ठीक है, थर्ड ट्रैवलर की, जिसका नाम था फ्रैंकिस बर्नियर। इस फ्रैंकिस बर्नियर ने तो इंडिया के बारे में बहुत ही नेगेटिव फीडबैक दिया। अभी इंडिया के बारे में इन 2 ट्रैवलर्स ने तो बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं, लेकिन फ्रैंकिस बर्नियर ने इंडिया के बारे में बहुत ही गलत, बहुत ही नेगेटिव फीडबैक दिए, है ना। तो इसने कहा, देखो सारी तो मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ चीज़ें इसने सही भी देखी है, सही भी लिखी है, ठीक है। सो फ्रैंकिस बर्नियर, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फ्रैंकिस बर्नियर ने ईस्ट को वेस्ट के साथ कंपेयर किया गया। तो ईस्ट कौन सा, ईस्ट हमारा इंडिया, और वेस्ट कौन सा हो गया, यूरोप। वेस्ट कौन सा हो गया, यूरोप, ठीक है। तो यूरोप में भी क्या, यूरोप में भी अपनी कंट्री फ्रांस, ये कहाँ का निवासी था, ये फ्रांस का था। तो एक चीज़ याद रखना, फ्रैंकिस बर्नियर, ये एफ से इसका नाम भी स्टार्ट होता है और उसकी कंट्री का नाम भी एफ से स्टार्ट होता है, तो आप सीधे इजिली इसको मैच कर देना। बर्नियर ट्रेवलर सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ही रोट द अकाउंट अबाउट द ही सॉ, ही कंपेयर दैम विद द सिचुएशन इन द यूरोप जनरल एंड द फ्रांस इन पर्टिकुलर। तो काफ़ी जगहों पर घूमा और उसने फिर अपने कंट्री फ्रांस के साथ में इंडिया को कंपेयर किया और बोला कि इंडिया के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पर जाना बेकार है, तुम्हें वहाँ पर कोई काम नहीं मिलेगा, मायूसी हाथ लगेगी, तुम वापस लौट कर आ जाओगे। लेकिन फिर तुम क्यों गए उधर इंडिया में, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था इंडिया, फिर तुम क्यों गए इंडिया में, है ना, सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी आता है इंडिया, काम की तलाश में तो आता है। तो उसने क्या किया, इंडिया में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इंडिया में जो भी इसने बातें देखी, जो भी चीज़ एक्सपीरियंस की, उसने अपनी बुक में लिख दिया। इसकी बुक का नाम क्या था, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है।
आगे बताऊंगी मैं। ही डेडिकेटेड, तो उसने क्या किया, इसने भी अपनी बुक लिखी और एक पर्सनल बुक लिखी, स्पेशल बुक लिखी, और वो स्पेशल बुक लिख करके अपने राजा, अपने रूलर, जो फ्रांस का रूलर था लुई 14, उसको रिप्रेजेंट की। बाकियों को जो भी उसके कर्टियर वगैरह थे तो उनको लेटर्स के थ्रू बताया गया कि मैं वहाँ गया था और इस तरीके से मैंने चीज़ें देखी थी। ठीक है। उसके बाद फ्रैंकिस बर्नियर कौन था? फ्रैंकिस बर्नियर एक डॉक्टर था, पॉलिटिकल फिलोसफर था और एक हिस्टोरियन था। कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है। तो ये मुगल एम्पायर में आता है। ही केम टू मुगल एम्पायर इन द सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी। क्यों आता है ये? अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, काम की तलाश में ये इंडिया आता है। ठीक है। एंड वॉज इन इंडिया बिटवीन द और 1656 से लेकर के और 1668, यानी कि 12 ईयर्स तक ये इंडिया रहा। ठीक है। 12 साल तक ये इंडिया रहा और चीज़ों को बहुत अच्छे से, क्योंकि मुगल कोर्ट में ये जो है वो पोस्टेड था। ठीक है। और चीज़ों को बहुत ही बारीकी से उन्होंने देखा, बहुत ही नज़दीकी से उन्होंने देखा और सारी चीज़ों को अपनी बुक में लिखा। ठीक है। ये कैसे मुगल एम्पायर में एंटर होता है या मुगल कोर्ट में इसको काम मिला। तो जो शाहजहाँ था बच्चे, है ना, एक बार उनके जो सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था दारा शिकोह, वो बहुत बीमार हो जाता है ना। अलग अलग जगहों से वैद्य हकीम बुलाए जाते हैं, लेकिन कहीं से किसी के भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रहे थे। ठीक है। तो इसने नाम सुना हुआ कि जो फ्रैंकिस बर्नियर है वो हमारे राज्य में आया हुआ है, वो पेशे से एक डॉक्टर है और वो बहुत अच्छा फिजिशियन है और वो आपके बेटे को ठीक कर देगा। तो उन्होंने, शाहजहाँ ने कहा कि ठीक है, हम इतने सारे वैद्य हकीमों को जो है वो आजमा कर देख रहे हैं कि किसी की दवाई से ठीक नहीं हो रहा दवा से, तो हो सकता है कि इनसे भी हम जो है थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, इनका भी देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो बर्नियर ने जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, है ना, तो वैसे वैसे उनकी हालत में सुधार होने लगा और वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कौन? दारा शिकोह, है ना। और इनके काम से खुश होकर के, किसके? फ्रैंकिस बर्नियर के काम से खुश होकर के, और शाहजहाँ जो है वो अपने कोर्ट में ही उनको एक जो है वो पोस्ट दे देते हैं। सो लेटर ही वर्कड एज द इंटेलेक्चुअल एंड द साइंटिस्ट विद द, तो इंटेलेक्चुअल मतलब बातचीत करने वाला जो होता है, और इस तरीके से एडवाइज़र जो होता है, एंड द साइंटिस्ट, और वो किसके साथ में काम करते थे? एंड द साइंटिस्ट विद द दामिश खान कन, अमेरिकन नोबल एंड द मुगल कोर्ट। ठीक है। तो वो दोनों क्या करते हैं, एक इस तरीके से साइंटिस्ट के रूप में भी काम करते हैं और जो इंटेलेक्चुअल के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, पब्लिशिंग ऑफ द बर्नियर वर्क्स। ठीक है। बर्नियर की जो बुक थी, है ना बच्चे, वो कब और कहाँ कहाँ पब्लिश की गई। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बर्नियर वर्क पब्लिश इन द फ्रांस, तो बर्नियर की बुक, ठीक है, वर्क का मतलब होता है बुक, तो बर्नियर ने जो भी कुछ लिखा उसकी बुक्स में, तो वो फ्रांस में कब पब्लिश की जाती है? 1670 से 71 के बीच में। ठीक है। एंड ट्रांसलेटेड इनटू, फिर इसी की बुक को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश, डच, जर्मन और किसमें? इटालियन विद द नेक्स्ट 5 ईयर, और अगले 5 साल में बर्नियर की बुक को इन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। हिज अकाउंट वॉज प्रिंटेड इन द फ्रांस, उसकी बुक जो है वो प्रिंट की जाती है फ्रांस के अंदर 8 टाइम्स प्रिंट की जाती है। कभी कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कमी आ गई। ठीक है। कुछ ब्लरिश हो गया, कुछ जो है वो कभी लेटर्स वगैरह कट हो गए थे तो उसको रीप्रिंट किया गया, है ना। 8 टाइम्स जो है रीप्रिंट किया गया बिटवीन द, कब से कब तक? 1670 से लेकर 1725 के बीच में 8 टाइम फ्रांस में इसको जो है रीप्रिंट किया गया। इसी तरीके से एंड बाय द, और 1684 तक, ठीक है, इट हैड रीप्रिंटेड 3 टाइम्स इन इंग्लिश, और फिर इसको इंग्लिश में, मतलब इंग्लैंड में इसको 3 टाइम्स जो है वो रीप्रिंट किया गया। As compared to it, Arabic and the Persian account were circulated as a manuscript, were not published before 1800 CE। ठीक है। फिर इसकी बुक को जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम में पब्लिश किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया के बारे में जानने के लिए वहाँ के लोगों ने इनकी बुक को पढ़ा। ठीक है। बर्नियर्स बुक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, बर्नियर की बुक का नाम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है। बर्नियर्स बुक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर हैज़ डिटेल्ड द ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल इनसाइड द रिफ्लेक्शन ऑफ द मुगल। बर्नियर ने अपनी बुक में मुगल एम्पायर के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब एक नेगेटिव फीडबैक दिया है कि मुगल रूलर जो है वो, उनको बहुत कुछ कहा है, उनको बर्बेरियन कहा है। बर्बेरियन का मतलब होता है जिनके मन में कोई दया भाव नहीं होती है। ठीक है। और बैगर्स, रूलर्स ऑफ बैगर भी कहा है, भिखारियों के राजा भी कहा है। क्यों ऐसा कहा है? कि मुगल रूलर जो है ना वो एक तरीके से सोसाइटी पर सुप्रीम पावर होने के नाते वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना, लोगों से काम ज़्यादा करवाते हैं, उनको पैसा कम देते हैं, या उनके बेनिफिट्स या डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचते नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इस तरीके से उसने क्या किया,
इंडिया को क्रिटिसाइज किया, यूरोप एंड स्टेट्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोप। तो उसने कहा कि हमारा यूरोप तो जो है वो मुगल एम्पायर से कहीं ज़्यादा बेटर है, उसमें तो लोगों को जो है वो आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, लोगों के बारे में सोचा जाता है, उनके वेलफेयर के बारे में, है ना। तो जो रूलर है, फ्रांस का रूलर है, तो वो अपने लोगों के बारे में, अपने सिटीजन के बारे में सोचता है, ठीक है। तो उसने इंडिया को इस तरीके से मुगल रूलर को अपने फ्रांस रूलर के साथ में कंपेयर किया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लैंड ऑनरशिप। अब यहाँ पर जो बर्नियर है वो क्या कहता है, जो लैंड ऑनरशिप है, लैंड ऑनरशिप का मतलब होता है ज़मीन पर मल्कियाना जो हक होता है कि भाई वो उस ज़मीन का मालिक है, ऑनर है, ठीक है। सो इसमें पूरे अगर कंक्लूजन की बात करें तो उसने कहा है कि इंडिया में सारी लैंड प्रॉपर्टी, सारी जो प्रॉपर्टी है वो राजा के नाम होती है। मतलब राजा जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, राजा चाहे जिसको भी दे, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए देता है। मान लीजिए किसी मतलब एग्रीकल्चर कराने के लिए, कल्टीवेशन कराने के लिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम वही था, एग्रीकल्चर ही था, तो उन्होंने क्या किया, मुगल रूलर ने लोगों को जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना, लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि तुम इस पर एग्रीकल्चर करो, और जो भी प्रोडक्शन निकलता था तो उसमें से कुछ परसेंट जो है वो रूलर को दिया जाता, तो कुछ परसेंट जो है वो पीजेंट्स अपने पास रखते थे, ठीक है। सो ऐसा सिलसिला चल रहा था, लेकिन उस पर्टिकुलर फार्मर की डेथ के बाद वो लैंड जो है वो उनके बच्चों के नाम नहीं होगी, या उनके बच्चे जो है उस पर कल्टीवेशन नहीं करेंगे। जैसे उसकी डेथ हो जाती थी तो वापस वो रूलर के पास आ जाती थी, अब रूलर की मर्जी होती थी, वो किसी और को उसको ग्रांट कर देता था। तो ये सब बताया गया कि सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होती थी, ऑनरशिप होती थी किसकी, मुगल अथॉरिटी की, ठीक है। बर्नियर पॉइंटेड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मुगल इंडिया एंड द यूरोप वाज दैट ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द लैंड। इंडिया वाज लैक ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है लोगों के पास राइट नहीं है, लोग अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो किसकी होगी, वो राजा की होगी, ठीक है। तो लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से वहां पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मान लीजिए किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी के पास अपने खुद के पर्सनल जो है वो फील्ड्स हैं, तो वो अपने फील्ड्स में दिन दुगनी रात चौगनी, कहते हैं ना कि इतनी मेहनत करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब लैंड राजा की है, अब वो चाहे उसमें कितनी ही मेहनत कर ले, ज़्यादा मेहनत कर ले कि ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा तो मुझे ज़्यादा, अल्टीमेटली वो सारा जाएगा तो राजा के पास ही ना। इसलिए वो धीरे धीरे जो है वो इससे बैकआउट होते चले गए कि हमारी कितनी भी मेहनत कर लें हमें इससे फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, सारा फ़ायदा तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो तो राजा ही लेकर चला जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग जो है वो असाइड होने लगे, राइट। लेकिन उसने कहा कि हमारे यूरोप में ऐसा नहीं है, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए उसने कहा बर्नियर ने कि इंडिया की 85% जो पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर करती है, जो रूरल एरिया में रहती है, और 15% जो इधर शहरों में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑपोजिट है। यहाँ पर लोग जो हैं वो मोर देन 15% जो है वो हमारे शहरों में रहते हैं, और कुछ परसेंट जो है वो गांव में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू बर्नियर इन द क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। तो जो लैंड होल्ड, मैंने कहा ना कि जिसको लैंड दी जाती थी, ग्रांट की जाती थी रूलर की तरफ से, वो अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकता था। तो ये रूल था कि नहीं करेगा, वापस रूलर के पास चली जाएगी। लेकिन ऐसा सिस्टम जो है वो यूरोप में नहीं था। प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ द क्लास लैंडलॉर्ड द इम्प्रूविंग देयर लैंड इन द वेस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पर लोग अपनी जब ज़मीन पर काम करेंगे ना, तो वो उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर फार्मर को तो बेनिफिट होगा ही, साथ में स्टेट गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा ना कि अच्छी प्रोडक्शन निकल रही है, ठीक है, अच्छा खासा जो है वो अनाज आ रहा है। तो जब वो फार्मर उसको मार्केट में सेल करेगा, सेल करने के बाद होगा तो उसी राज्य के अंदर ना, मतलब राज्य के अंदर, तो जब वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करेगी किसी अदर एरियाज़ में, किसी अदर कंट्री में, तो वहाँ से पैसे आएंगे उनके पास में। तो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोग विलिंगली उस पर काम करते हैं, इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। ट्रूथ अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर सच्चाई बताते हुए क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू बर्नियर इन द क्राउन ऑनरशिप ऑफ द लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास। अच्छा, ये हो गया था। नेक्स्ट करते हैं क्या, बर्नियर व्यूज़ अबाउट द पीजेंट्री। पीजेंट्री के बारे में बर्नियर का क्या ख्याल था, मतलब पीजेंट्री का मतलब फार्मर का जो सेक्शन होता है, ठीक है, कृषक समाज का जो एक भाग होता है, उसके बारे में बर्नियर का क्या कहना था। सो बर्नियर डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट इन हिज ट्रैवलर्स अकाउंट। तो इसमें बताया कि पीजेंट्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, मतलब उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनके साथ इनजस्टिस होता है वहाँ पर। लिटिल फर्टाइल लैंड वॉज अनटिल्ड। तो जो थोड़ी बहुत जो फर्टाइल लैंड होती है वो वेस्ट पड़ी हुई है। क्यों वेस्ट पड़ी हुई है,
एरिया बहुत था, ठीक है, कल्टीवेशन करने के लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लोग उस पर काम करने को तैयार नहीं थे, वो वेस्ट पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि राजा जो है जिस काम को करने से फार्मर को प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट तो देता ही नहीं था, तो लोग क्यों काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो वेस्ट पड़ी थी, बिकॉज लैक ऑफ द लेबर्स, तो लोग काम करने के लिए उस पर तैयार नहीं थे। व्हेन द पुअर पीपल कुड नॉट मीट द डिमांड, जब एक गरीब पर्सन की डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा, अगर गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोचेगी तो क्यों वो लोग काम करेंगे। क्रूल एंड द ग्रीडी लॉर्ड्स, तो ये जो राजा के एजेंट होते हैं ये बहुत ही क्रूल होते थे, निर्दयी होते थे, उनको मारते पीटते थे, है ना, और लालची बहुत होते थे। दे आर नॉट ओनली डिप्राइव ऑफ द मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड बट ऑल्सो देयर चिल्ड्रन आर कैरिड अवे एज द स्लेव्स। वो तो काम करते थे, उनके बच्चों को भी एक स्लेव्स के रूप में उनसे भी काम करवाया करते थे, है ना, उनके घरों में, उनके खेतों में, उनके जो भी कुछ पशु वगैरह होते थे उनका काम लिया करते थे, ठीक है। सो ये पीजेंट्री सेक्शन के बारे में इस तरह से बोला, दस द पीजेंट्री इज ड्रॉ डिस्पायर्ड बाय द क्रूलिटी एंड द अल्टीमेटली दे अबंडेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आता है हमारे पास मर्चेंट एंड द अदर प्रोफेशनल इन टाउन। तो यहाँ पर बताया गया है मर्चेंट, व्यापारियों के बारे में, और जो अदर प्रोफेशंस होते हैं, दूसरे जो काम वाले होते हैं, उनके बारे में बर्नियर ने क्या डिस्क्राइब किया है। मर्चेंट एंड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, तो मर्चेंट की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को क्या कहा जाता है, गिल्ड या श्रेणी कहा जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो क्या कहा जाता है इसको, गिल्ड और श्रेणी, ठीक है। सो ये इनको बोला जाता है। सो मर्चेंट हैड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड किन टाइज वर द ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशंस बॉडी। इन द वेस्टर्न दीज ग्रुप आर कॉल्ड महाजन और द देयर चीफ एज द सेठ। अब इनको क्या कहा जाता है, देखो वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं हम, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं, मतलब आपके वेस्टर्न साइड की, ठीक है। सो ये जो मर्चेंट का ग्रुप होता था इनको क्या कहा जाता था, ये तो कॉमन बोला जाता था, वेस्टर्न साइड में इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था इनको कहा जाता था महाजन, और महाजनों का एक चीफ होता था जिसको सेठ कहा जाता था। मतलब फिर से सुनो, ये क्या हो गई, मर्चेंट की कम्युनिटी हो गई, मतलब इसमें बहुत सारे मर्चेंट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्या हो गए, मर्चेंट हो गए। अब इन मर्चेंट्स को क्या बोला जाता था, इन मर्चेंट्स को बोला जाता था महाजन। क्या बोला जाता था, महाजन। ये भी महाजन, ये भी महाजन, ये भी महाजन, ये भी सारे महाजन हो गए, ठीक है। इनका एक हेड होता था, इनका एक हेड होता था, इस हेड को क्या बोला जाता था, सेठ बोला जाता था। एम आई क्लियर नाउ। कहाँ पर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर। अब हम करते हैं बात, किसकी करते हैं हम, अहमदाबाद की है, तो ये भी वेस्टर्न साइड में, लेकिन ये पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद द महाजन वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द, अब ये जो महाजन कॉमन है वेस्टर्न इंडिया में भी और अहमदाबाद में भी, इन मर्चेंट्स को महाजन बोला जाता था। लेकिन अहमदाबाद में जो चीफ होता था जिसको यहाँ पर सेठ कहा जाता था, लेकिन इनको यहाँ पर नगर सेठ कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, नगर सेठ कहा जाता था। नेक्स्ट करते हैं बर्नियर व्यूज अबाउट द टाउन। बर्नियर ने टाउन के बारे में क्या कहा, बर्नियर ने कहा 17वीं सेंचुरी के दौरान 15%, अभी मैंने बताया ना 15% लोग क्या करते थे, टाउन्स वगैरह में रहते थे। दिस वन द एवरेज हायर देन द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न यूरोप इन द सेम पीरियड। अगर मैं इसकी बात करूं इसी टाइम में वेस्टर्न यूरोप की बात करूं, कौन कह रहा है, ये बर्नियर कह रहा है, तो इससे कहीं ज़्यादा लोग टाउन में रहते हैं, 15% से ज़्यादा, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ द बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल सिटी कैंप टाउन। अब ये कैंप टाउन क्या होता है, ध्यान से देखना, कैंप टाउन क्या होता है, विच मीन्स दैट दीज टाउन एग्जिस्टेड एंड द डिपेंड ऑन द इंपेरियल कैंप टाउन सर्वाइवल। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये पूरा का पूरा मुगल एम्पायर है, ठीक है, ये पूरा मान लीजिए मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर की कैपिटल यहाँ पर क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास में जितने भी टाउन्स होंगे, सिटीज होंगी, तो दिल्ली की वजह से इनको काम मिल रहा है, ठीक है। अगर ये दिल्ली से मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, दिल्ली से कैपिटल यहाँ ट्रांसफर कर दी, तो ये इनका वजूद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इनको काम मिलना बंद हो जाएगा। तो कहता है कि ये तभी तक ये सर्वाइव कर पा रही है जब तक कैपिटल इनके साथ है, कैपिटल की वजह से इनको काम मिल रहा है। तो यही सब डिस्क्राइब किया हुआ है, विच मीन दैट दीज टाउन एग्जिस्टेड एंड द डिपेंड ऑन द इंपेरियल कैपिटल फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। सो कैपिटल खत्म या शिफ्ट कर दी तो इनका वजूद भी खत्म, मतलब इनकी कोई अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंसी तो है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो यूरोप में नहीं देखी जाती, हर एक टाउन की अपनी एक सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, मतलब कि वो अपने आप सर्वाइव कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा टोटली डिपेंड नहीं करते हैं किस पर, कैपिटल पर, है ना। तो अब क्या क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय द बर्नियर। अब बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी को कैसे क्रिटिसाइज किया है, कैसे उसकी निंदा करी है, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे। बर्नियर क्रिटिसाइज द इंडियन सोसाइटी, इट कंसिस्ट द अंडर द अनडिफरेंशिएटेड masses of the poor people suppressed by a small minority very rich and the power ruling class। उसने कहा कि इंडिया के अंदर दो ही कैटेगरी है, या तो कोई गरीब है तो बहुत ही गरीब है, अमीर है तो बहुत ही अमीर है, बीच का कोई सीन नहीं है, है ना।
ही स्टार्टेड देयर वॉज द नो मिडल स्टेट, तो उसने कहा कि कोई मिडल पार्टी तो है ही नहीं, बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। मुगल एम्पायर किंग वॉज द किंग ऑफ द बैगर ऑफ द बर्बेरियन, ठीक है, भिखारियों के राजा कहा है, ठीक है, बर्बेरियन कहा है, निर्दयी राजा कहा है, इस तरीके से डिफाइन किया है मुगल रूलर्स को। बर्नियर अकाउंट द इम्पेरियल कारखाना, क्योंकि बर्नियर खुद रूलर के कोर्ट में काम किया करता था, इसलिए उसको कोर्ट के बारे में सारी नॉलेज थी, सारी जानकारी थी। तो उसने कहा कि किताब खाना क्या होता है बच्चे? किताब खाना आज के टाइम में उसको लाइब्रेरी कहा जाता है, ठीक है। सो किताब खाना में क्या किया जाता था? मनुस्क्रिप्ट वगैरह तैयार की जाती थी, है ना। सो बर्नियर वॉज ओनली हिस्टोरियन प्रोवाइड द डिटेल अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द इम्पेरियल कारखाना। यही एक ऐसा ट्रैवलर था जिसने राजा के कोर्ट के बारे में कि वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या काम होता है इसको डिफाइन किया। ही स्टेटेड दैट द लार्ज हॉल, उसने कहा कि किताब खाना में एक बड़ी सी क्या होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है ना, बड़ा सा हॉल होता है। मैनी प्लेसेस कॉल्ड द कारखानास और द, कहीं कहीं पर इनको कारखाना कहा जाता है और कहीं कहीं पर इनको वर्कशॉप कहा जाता है, जहाँ पर बैठकर आर्टिशंस काम करते हैं। ही पॉइंटेड आउट द आर्टिशन केम टू बी देयर कारखाना, उसने पॉइंट आउट किया कि ये जो आर्टिशंस होते हैं, ठीक है, आर्टिशंस होते हैं, ये क्या करते हैं? आर्टिशंस जो हैं वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, वहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और काम करके फिर शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं, ठीक है, रिटर्न इन द इवनिंग, राइट। तो इसने कहा, तो इसने जैसे किसी से पूछते हैं ना कि भाई तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनानी आती है, तुम तो बहुत अच्छे कैलीग्राफर हो, तुम्हें तो ये काम बहुत अच्छा आता है, तो तुम अपने लिए काम क्यों करते हो? तो उसने कहा हमने करके देख लिया है, हमने खुद भी मूर्तियां बना करके देख लिया। राजा के एजेंट आते हैं, हमारी मूर्तियों को जो बहुत सुंदर बनी होती है उनको खरीदते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर, लेकिन जब खुद उसको सेल करते हैं तो उसको डबल ट्रिपल रेट पर सेल करते हैं, इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर ये है कि क्यों भी अपना सामान, क्यों भी अपना इन्वेस्टमेंट किया उसमें, तो सुबह से शाम तक हम यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, जितना मिल रहा है ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इस वजह से हम यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट करता है क्या? इन्फ्लुएंस ऑफ द बर्नियर अकाउंट ऑन द अदर स्कॉलर्स, ठीक है। अब बर्नियर के बुक से किस किस स्कॉलर ने किस तरह से उसमें आइडिया लिया। बर्नियर डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न थियोरिस्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, दीज टूरिस्ट वर, ठीक है। तो यहाँ पर थियोरिस्ट वर, कौन कौन से थियोरिस्ट थे? एक आता है मॉन्टेस्क्यू, तो ये कौन थे बच्चे? एक फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसफर थे, उन्होंने बर्नियर की बुक के बारे में क्या कहा? अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, ठीक है। सो विच मीन्स द रूलर ऑफ द, तो ओरिएंट यहाँ पर क्या बताया गया? ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि राजा जो होता है ना वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, राजा से ऊपर कोई नहीं होता, मतलब पूरी तरीके से पावर उसके हाथ में होती है, ठीक है। सो ये क्या होता है? ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। They are suppressed and kept in the poverty by making all the land under the ownership of the king. तो जितनी भी लैंड है पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो राजा उसका ऑनर होता है। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया है? कार्ल मार्क्स डेवलप द बर्नियर्स आइडिया एज द कंसेप्ट ऑफ द एस्थेटिक मोड ऑफ द प्रोडक्शन इन द 19th सेंचुरी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स बिफोर द कॉलोनिज्म सरप्लस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंडिया में ये जो यूरोपियंस थे, मतलब इंडिया जैसे पहले था, इंडिया के बाद फिर इंडिया में जो है वो अलग अलग इन्वेडर्स आए, फिर उन्होंने इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया। तो इससे पहले की बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में खुद के अपने रूलर्स होते थे, तो वो इंडिया के रूलर जो होते थे अपनी प्रजा पर, अपने सिटीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो बहुत ही वेल जो है वो फ्लरिश्ड जो है वो किंगडम था उनका या एम्पायर था, जो भी कुछ था। लेकिन जैसे ही ये यूरोपियंस या इन्वेडर्स आए, उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को जो है वो लूटना स्टार्ट कर दिया, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे मतलब लोगों के बारे में ना सोच करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। सो कार्ल मार्क्स बिफोर द कॉलोनिज्म सरप्लस वाज द अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्री। तो बहुत मतलब इंडिया के अदर कंट्री के साथ में बहुत अच्छे ट्रेडिंग रिलेशंस थे, लेकिन जैसे जैसे वो इंडिया में आकर रूल करने लगे तो धीरे धीरे इंडिया की जो एक रेपुटेशन थी, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली जो रूलर होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। क्यों सोचेगा वो बाकी कंट्री लोगों के बारे में, ठीक है। सो रियलिटी ऑफ द रूलर सोसाइटी, अब यहाँ पर रूलर सोसाइटी की बात करते हैं, राइट। सो रूलर सोसाइटी में क्या बताया गया है कि पिक्चर डिपिक्टेड विद द वेस्टर्न थिंकर्स अबाउट द सब कॉन्टिनेंट रूलर सोसाइटी वॉज नॉट रियल। तो यहाँ जो बर्नियर ने रूलर सोसाइटी के बारे में बताया ना, तो एक ट्रू पिक्चर नहीं है,
एक रियल स्टोरी, एक रियल जो उसने बात जो बताई है वो नहीं बताई है, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया है ना। तो यहाँ पर द पिक्चर डिपिक्टेड बाय द वेस्टर्न थिंकर्स अबाउट द सब कॉन्टिनेंट रूलर द सोसाइटी वॉज नॉट रियल। तो ये सच नहीं है जो भी कुछ उसने बताया है, इसमें कुछ सच है लेकिन कुछ इसमें झूठ भी है। रूलर सोसाइटी वॉज करेक्टराइज बाय द कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग द 16th और द 17th सेंचुरी। तो उस टाइम में मुगल रूल कर रहे थे 16th और 17th सेंचुरी के अंदर। तो उस टाइम में जो रूलर होते थे, मतलब जो विलेजर्स होते थे, वो किस तरीके से रहा करते थे, क्या एग्रीकल्चर कल्टीवेशन किया करते थे, ठीक है, उसके बारे में कुछ चीज़ें बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोली गई, झूठ जो होता है ना, और कुछ चीज़ें चलो ट्रू थी, ठीक है, कि लैंड ओनरशिप बिल्कुल नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं थी। ऑन वन हैंड देयर वाज द, तो उसने कहा कि एक तरफ तो जमींदार जो था तो वो बहुत ही, उसके पास सुपीरियर राइट्स थे, है ना, गांव का जमींदार होता था, मुखिया होता था, तो उसके पास पावर भी थी, एक्सप्लॉइट किया करता था वो छोटे पीजन्स को। तो लैंड एंड द अदर देयर वर द अनटचेबल्स लैंडलेस लेबर, ठीक है, उनके जो फील्ड्स वगैरह में लेबर्स वगैरह काम किया करते थे। सो बिटवीन दैम देयर वाज द बिग पीजेंट हु यूज द हायर्ड लेबर एंड एंगेज इन द कमोडिटी प्रोडक्शन एंड देयर स्मॉलर पीजेंट कुड द बेयरली प्रोड्यूस हिज लाइवलीहुड। मतलब उनके यहाँ तो अगर मान लीजिए उनके फील्ड्स हैं, जमींदार के पास फील्ड्स होंगे, काफ़ी सारे खेत खलियान होंगे, ठीक है, अब वो क्या करेगा, लेबर्स को हायर करेगा, लेबर्स को जो है वो पैसे कम दिया करता था, लेकिन सारा प्रॉफिट जो है वो खुद रख लिया करता था। तो इससे जो है वो लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल बन गई थी, बहुत ज़्यादा दुख वाली बन गई थी, है ना, क्योंकि उनको खाने के लिए भी उतना सफिशिएंट उनको फूड नहीं मिल रहा था जिनकी उनको रिक्वायरमेंट थी, है ना। तो इस तरीके से उसने डिफाइन किया। अदर यूरोपियन ट्रैवलर्स, अब हम अदर यूरोपियन ट्रैवलर्स की बात करेंगे, ठीक है, अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकिस बर्नियर, ठीक है, इनके अलावा कुछ और भी ट्रैवलर्स आए इंडिया के अंदर और उन्होंने भी इंडिया के बारे में बहुत कुछ अपनी बुक्स के अंदर लिखा। आफ्टर द पोर्तुगीज अराइव्ड इन इंडिया 1500, तो पोर्तुगीज कब आए थे बच्चे, 1500 के आसपास, और अगर पर्टिकुलर टाइम दिया बताया जाए तो 1510 में पोर्तुगीज जो है वो इंडिया आए थे। और ये क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, है ना, जैसे वास्को द गामा है, ठीक है, वास्को द गामा कब आया था, 1498 के अंदर इंडिया आया था, ठीक है, जिसने इंडिया को डिस्कवर किया था। फिर यहाँ से वो स्पाइसेस वगैरह लेकर जाता है, तो उसने बताया कि यार इंडिया के साथ में ट्रेड अच्छा हो सकता है, हम बार बार फिर वो बार बार इंडिया आए, स्पाइसेस लेकर गए, तो ये ट्रेड वाला जो एक्टिविटीज़ थी, ट्रेडिंग वाली वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, देन उसके बाद कौन आता है, पोर्तुगीज़ आते हैं, फिर ये आता है कौन, डचीज़ आते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से इंडिया में यूरोपियन कंपनी का एडवेंट हो जाता है। अ फ्यू ऑफ देम जूसिट रोबर्टो नोबेली, तो उनमें से कुछ यहाँ पर और ट्रेवलर्स की बात बताई है, जिनमें से एक है जूसिट रोबर्टो नोबेली, ठीक है, ट्रांसलेटेड द इंडियन टेक्स्ट इन द यूरोपियन लैंग्वेज। तो इन्होंने इंडिया की बुक को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का इनको क्रेडिट दिया जाता है। एक थे दौरते बरबोसा, ये एक ऐसे ट्रैवलर थे जिन्होंने साउथ इंडिया में कैसे ट्रेड होता है उसके बारे में डिफाइन किया। नेक्स्ट आता है, एक क्या थे, फ्रेंच ज्वेलर थे जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ये इंडिया में 6 टाइम आते हैं हीरे जवाहरातों की डीलिंग करने के लिए, है ना। इसके अलावा कौन थे, इसके अलावा एक ट्रैवलर ऐसे भी थे जिनका नाम मुनुक्की था। ये अपनी कंट्री से जब इंडिया आए, है ना, वापस अपने यूरोप कभी भी नहीं गए, यूरोप से आते हैं और वापस अपनी कंट्री में कभी भी नहीं गए। इंडिया इनको इतना पसंद आया कि ये इंडिया के होकर आएगा और यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सम ट्रैवल लाइक द इटालियन डॉक्टर, तो ये कौन थे, इटालियन डॉक्टर थे, सेटल्ड डाउन इन द इंडिया एंड नेवर रिटर्न ऑफ द यूरोप, ठीक है, तो इंडिया वापस नेवर रिटर्न टू द यूरोप, तो कभी भी वापस नहीं गए, ठीक है। तो इस तरीके से बताया। इसके अलावा बर्नियर ने क्या बताया, विमेन स्लेवरी सिस्टम के बारे में बताया। तो विमेन जो है, विमेन को स्लेव्स की तरह भी ट्रीट किया जाता था। सती सिस्टम के बारे में बताया कि सती सिस्टम, इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो विमेन होती है उसको अपनी जो उनके हस्बैंड होते हैं उसकी डेथ, उनकी जो पायर होती है, मतलब उनकी जो चिता होती है उसके साथ में जल जाना होता है, क्योंकि उसके पति की डेथ हो जाती है और ज़बरदस्ती जो है इनको क्या किया जाता है, धकेला जाता है, मतलब तुम्हें भी अपने पति के साथ चिता में जलना है, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था, ऐसा रूल बनाया हुआ था। अगर मान लीजिए वो नहीं भी जाती तो ज़बरदस्ती उसको धक्का मार के और उसके साथ में जलाया जाता था। ये सीन खुद बर्नियर ने अपनी आंखों से देखा और उसको डिफाइन किया।
इसके अलावा विमेन स्लेव्स की तरह भी ट्रीट की जाती थी। ओपन जो मार्केट होती थी स्लेव्स को सेल परचेज करने की, तो उसने खुद कहा कि मैंने मार्केट के अंदर स्लेव्स को जैसे अदर कॉमोडिटीज की तरह उसको सेल और परचेज किया जाता है, दूसरी चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है, इसी तरह से इंसानों को भी वहाँ पर बेचा और ख़रीदा जाता है, जिनको स्लेव्स कहा जाता है। तो जो ठीक ठाक से होते थे हेल्थ में, उनके पैसे ज़्यादा होते थे, और जो थोड़े से वीक होते थे, कम होते थे। विमेन स्लेव्स जो होती थी उनके पैसे कम होते थे, प्राइस कम होते थे कंपैरेटिव टू मैन के। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो विमेन होती थी उनको एक मैसेंजर की तरह, जो खुफिया मैसेंजर्स होते हैं ना, उनकी तरह भी उनसे काम लिया जाता था, जिनको स्पाई कहते हैं, है ना। तो जैसे किसी से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करानी होती थी तो विमेन को उस टाइम में भी यूज़ किया करते, उस टाइप से यूज़ किया करते थे कि तुम्हें उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना। तो इस तरह से भी राजा के लिए वो काम करती थी। इसके अलावा उनके पैलेसेस वगैरह में जो है वो साफ़ सफाई का काम करना, खाना बनाने का काम करना, नाच गाने उनके दरबारों में काम करना, है ना। तो इस तरह का जो है वो डांसर और जो सिंगर वगैरह होती थी वो उनके कोर्ट में काम करते थे। ठीक है, सो व्यूज़ अबाउट द कंडीशन, तो ये सारा का सारा बताया है मैंने। ठीक है, crucial in the agriculture, the non-agriculture production, women from the merchant family participate in the commercial activities। तो उसके अलावा और भी बताया है कि जो रॉयल फैमिली से या जो मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी तो वो जो है वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, कि उनके हस्बैंड ट्रेडिंग पर्पस से जो है वो डील के पर्पस से कहीं दूसरे शहर में गए हैं, तो बाद में पीछे से उनका ऑफिस होल्ड करना, सारा लेन देन के हिसाब किताब जो है वो वुमेन किया करते थे। लेकिन सभी नहीं, जो ट्रेडिंग जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे उनकी फैमिली की बात की गई है ना। तो ये सब बताया गया है। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर 2025 CUET की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, हर एक चीज़ को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को एग्जामाइन करके जाना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी है। इसके लिए आपको अच्छी से प्रिपरेशन लेकर जानी है। और प्रिपरेशन कहाँ करवाई जा रही है? ये करवाई जा रही है आपको समर्थ 2.0 के अंदर। ठीक है, बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से एनरोल कीजिए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे, लेट करोगे, उतना ही आपके लिए बैकलॉग्स काफ़ी इकट्ठी हो जाएंगी और फिर उनको जो है वो कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए चीज़ों को स्टार्टिंग से ही ना साथ साथ लेकर, पैरेलल लेकर चलिएगा, ताकि आपको वो चीज़ें साथ साथ में क्लियर होती रहे। ठीक है, फिर अच्छे खासा बाद में आपको टाइम मिल जाएगा रिवीजन का, क्योंकि बच्चे यही 2-4 महीने हैं जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर आपके फेस्टिवल्स वगैरह आ जाएंगे, दीपावली वगैरह आ जाएगी, उससे पहले बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, देन उसके बाद आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इट इज़ राइट टाइम टू डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना। तो आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का यही एक अच्छा टाइम है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए और अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे आप, तभी जाकर आपका CUET का स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि हमारी असली फाइट जो है वो CUET के स्कोर अच्छा करने की है ना। तो जितना अच्छा स्कोर होगा उसी के CUET के स्कोर के बिहाफ पर ही आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ठीक है, ये बात जान लीजिए, और जानते भी होंगे आप में से। तो महापैक के बारे में बता दूं कि महापैक वाले स्टूडेंट्स को ऐसे इंडिविजुअल बैचेज, जैसे अभी समर 2.0 है, फिर आगे और भी आएंगे, बहुत सारे बैचेज आएंगे, तो सभी का जो एक्सेस है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा महापैक वालों को। तो वो अपना सिलेबस 1 या 2 बार नहीं बल्कि बहुत बार, 8 से 10 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे CUET के एग्जाम तक। हर चीज़ उनके फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएगी, ये मेरी अश्योरिटी है, क्योंकि अभी तक लास्ट ईयर के जो महापैक वाले स्टूडेंट हैं अभी तक क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, आपको PDF, आपको रिकॉर्डेड वीडियो, जब भी कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं। टीचर्स का खजाना आपको, ठीक है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस सेट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब बहुत कुछ, ई-बुक्स होती हैं, बहुत कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो जाकर इसमें एनरोल कीजिएगा। और एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है Y489। ठीक है, तो आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन उसको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। तो जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाले पे क्लिक करेंगे। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें UG PG ये आपका UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, CUET UG हिंदी मीडियम, तो ये आपका हिंदी मीडियम है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप उसमें चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा, UG PG एंट्रेंस एग्ज़ाम पर जाएंगे, और नीट है, ड्रॉपर है, क्लास 12th है, और ये इस तरीके से है। तो नीट
हिंदी CUET UG हिंदी, UG PG और ये सारा इस तरीके से आपको दिया होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में भी आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ये रहा आपका हिंदी मीडियम, ये है हिंदी मीडियम महापैक, साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए फॉर एग्जांपल आप हिंदी का महापैक लेना चाहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, साइंस डोमेन्स है, आर्ट्स डोमेन है और ये आपका GT। फॉर एग्जांपल आपको हिंदी मीडियम में महापैक लेना है, इसमें आपको बाय नाउ करना है और यहाँ पर क्या करना है, Y489 कूपन कोड यूज़ करना है, देन उसको अप्लाई कर देना है और फिर इस तरीके से आपको 17% के डिस्काउंट पर 14 मंथ्स की वैलिडिटी पर आपको ये कोर्स इतने का पड़ रहा है। तो 14 मंथ में आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाया जा रहा है, सारा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, ठीक है। और जाइए फटाफट से और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल, मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है और आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको और अच्छी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जा रही है, ठीक है। सो जल्दी से जाएंगे और फटाफट से क्या करेंगे, इसको एनरोल करेंगे और अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, सभी बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। बाय बाय टू ऑल।